गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग लेक्चर 10 म्यूटेशन का जो पार्ट 10 यानी म्यूटेशन के अंदर में हमने 10 वीडियो बना दिया है। म्यूटेशन का पार्ट 10 म्यूटेशन हमारा जो है म्यूटेशन जो हमारा होता है वो एक्चुअली लेक्चर नंबर 10 है। उसका पार्ट 10 हम पढ़ेंगे जिसका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में पढ़ेंगे। आज जो है 4 नंबर डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया। बेटा फिनाइलकीटोन्यूरिया यानी ये होता क्या है, पहले जीन म्यूटेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा मैं लिखता हूँ। बेटा हमारे पास है, मान लीजिए ये होता है क्रोमोसोम नंबर 7। सपोज ये होता है हमारे क्रोमोसोम नंबर 7 नहीं 12। ये होता है क्रोमोसोम नंबर 12। बेटा 12 नंबर क्रोमोसोम के अंदर में एक जीन है जिस जीन का नाम है फिनाइली PAH जीन। क्या नाम है? PAH जीन। इसको बोलते हैं फिनाइली अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। मैं इसको लिखूंगा फिनाइली अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइली अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। फिनाइली अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन 12 नंबर क्रोमोसोम में एक जीन है जिसका नाम है PAH जीन। अगर ये जीन नॉर्मल फंक्शन करता है, अगर ये जीन नॉर्मल फंक्शन करता है, क्या होता है? इफ द जीन फंक्शंस नॉर्मली, अगर ये जीन फंक्शंस नॉर्मली, अगर ये नॉर्मली फंक्शन करता है, अगर जीन नॉर्मली फंक्शन करता है तो ये करता क्या है हमारे बॉडी में वो देख लेंगे। नॉर्मली फंक्शन करता है तो वो क्या करता है? फंक्शन नॉर्मली इट कन्वर्ट्स फिनाइली अलानाइन टू फिनाइली अलानाइन अमीनो एसिड फिनाइली अलानाइन टू टायरोसिन। फिनाइली अलानाइन टू टायरोसिन। ध्यान देना वाली बात बता। अगर ये PAH जीन फंक्शन सही से करता है तो हमारा बॉडी में जो हमें खाते हैं, प्रोटीन चीज खाते हैं, मटर वगैरह खाते हैं, ज़्यादा पनीर खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, ये सारे चीज़ों में ज़्यादातर फिनाइल अलानाइन होता है। तो वो क्या करता है, हमारा जो नेचुरल प्रोसेस हमारे बॉडी में PAH जीन एंजाइम बनाता है, PAH एंजाइम बनाता है, फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग होता है। वो क्या करता है फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता क्या है ना, वो फिनाइल अलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो टायरोसिन में कन्वर्ट करने के वजह से हमारा बॉडी जो है नेचुरल और नॉर्मल फंक्शन करता है। मतलब हमारा बॉडी का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो सही होता है और हमारा ब्रेन का डैमेज नहीं होता है। यही है फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का मतलब। ब्रेन डैमेज नहीं होता है एंड एक्सक्रीशन प्रॉपरली होता है, यूरिन का जो कंपोजिशन वो सही बनता है। बोल दिया नॉर्मल फंक्शन। अगर ये चीज़ों को थोड़ा टेक्निकली मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहूँगा, टेक्निकली अगर बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा पेज लेके बनाता हूँ, तुम्हें समझ आएगा। मान लीजिए ये होता है जीन। मैं यहाँ पर एक जीन क्रोमोसोम बनाया। इस क्रोमोसोम को मैंने नाम दे दिया क्रोमोसोम नंबर 12। 12 के अंदर में मैंने जीन का नाम दे दिया दिस इज PAH जीन। अब ये PAH जीन क्या बनाएगा ना, PAH एंजाइम बनाएगा। PAH
एंजाइमी बनाएगा, बना दिया एंजाइमी। जब एंजाइमी बनाएगा, यही एंजाइमी करेगा क्या ना, ये एंजाइम से क्या करेगा ना, फिनाइल अलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे रखेंगे फिनाइल अलानाइन को, मान लो यहाँ रखेंगे फिनाइल अलानाइन, फिनाइल अलानाइन, फिनाइल अलानाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है फिनाइल अलानाइन को। कौन ना, यही एंजाइम। जब ये एंजाइम आएगा तो ये वाला जो फिनाइल अलानाइन हमारा रेड मीट में मिलता है, रेड मीट पनीर वगैरह में से मिलता है, मटर वगैरह से ज़्यादा मिलता है, पल्सेस में भी मिलता है। तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन हमारे बॉडी के लिए इतना खतरनाक नहीं है, अच्छी बात है। अगर ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा तो कैसे करेगा, अगर ये जीन फंक्शन करेगा तो ये बनेगा। अगर ये जीन अगर फंक्शन नहीं कर पाया, अगर ये जीन फंक्शन नहीं करा तो क्या होगा, इफ नॉट फंक्शन तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो नॉट फंक्शन होगा तो दो कंडीशन आएगा, मैंने यहीं पर लिखता हूँ, इफ नॉट प्रोड्यूस्ड, अगर ये जीन, अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, अगर एंजाइम जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, देखो बेटे, ये हो जाएगा फिनाइल अलानाइनी। अब टायरोसिन में बन नहीं पाएगा। जब टायरोसिन में नहीं बन पाएगा फिनाइल अलानाइनी, तो दो प्रकार का कंडीशन क्रिएट करेगा डिजीज में। कैसा करेगा ना, ये जो फिनाइल अलानाइनी नहीं बनेगा टायरोसिन में, मैं बना दूंगा कि अगर टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन के अंदर में ये नहीं बनेगा, क्रॉस मार दिया। तो जब टायरोसिन नहीं बन पाएगा फिनाइल अलानाइनी, तो क्या होगा ना, ये फिनाइल अलानाइनी ब्लड में कंसेंट्रेट होके ब्लड एंड ब्रेन में डिपॉजिट होगा। बड़ी बात सुनो, ये फिनाइल अलानाइनी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा ब्लड एंड ब्रेन में। रिपीट करता हूँ, फिनाइल अलानाइनी ब्रेन एंड ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होके ब्रेन को डैमेज कर देगा। कैसे ना, ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे। तो ब्रेन में न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट रुकेगा। बच्चा पैदा होते होते छोटा ब्रेन होगा, शकल छोटा होगा और वो बढ़ेगा नहीं। शकल मतलब ब्रेन छोटा होगा, बढ़ेगा नहीं। कोई पैदा होने के बाद जितना बड़ा ब्रेन था उतना ही रहेगा। तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, पहली बात, ब्रेन डैमेज होगा एंड लर्निंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा। बेटा जो लर्निंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा वो इरिवर्सिबल होगा। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है, बचपन से पढ़ाई में वीक हो, तो आपका रीजन ये भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर नीट बच्चों के लिए एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रहता है, ज़रूरी आपके आसपास में कहीं किसी CMO ऑफिस में जाकर आप लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना दीजिए। आपका 200 से 250 मार्क के अंदर में हो सकता है नीट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर ऐसा होगा तो मेरा ये बात आपके लिए वरदान से कम नहीं है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा पढ़ने के बाद भी आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है, तो आपके पास कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं न्यूरॉन कमज़ोर है। तो आप उसी हिसाब से डॉक्टर के पास जाके MRI वगैरह करके वो टेस्ट वगैरह कर देंगे, तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस बिहाफ के ऊपर 4% नीट में रिजर्वेशन है, तो जिसमें 100 सीट होता है, तो आपको ऐसा बच्चे कभी 4 गए नहीं होंगे, तो आपको मिल जाएगा, गारंटेड है। मैं 250 अपनी सेफ्टी के लिए बता दिया, लेकिन हो सकता है कि 150-200 में आपको मिल भी जाए। चलिए, बात यहाँ पर हो गया है। तो अगर फिनाइल अलानाइनी टायरोसिन में नहीं बनेगा तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, अगर एक्यूमुलेट होगा धीरे धीरे ब्रेन डैमेज करेगा, न्यूरॉन डैमेज करेगा। एपिलेप्सी मतलब आपके ब्रेन के अंदर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल धीरे धीरे बंद हो जाएगा, एपिलेप्सी होगा। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये मतलब बार बार होगा, ऐसे सीजर कहते हैं उसको, ब्रेन में सीजर होना। न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फॉरवर्ड नहीं कर पाता होगा, तो आपका कमजोरी हो जाएगा, ब्रेन मतलब ब्रेन का इंटेलिजेंट कम हो जाएगा
और आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। तो फिनाइल एलानाइन अगर टायरोसिन में नहीं बनेगा तो ये कॉन्सेंट्रेट होकर ऐसा डिजीज करा, ठीक है। अगर फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ऐसा डिजीज करा। कभी कभी फिनाइल एलानाइन abnormal तरीका से मतलब absence ऑफ पीएच एंजाइम, मैं ये कहता हूँ absence ऑफ पीएच एंजाइम। जब पीएच एंजाइम एब्सेंट हुआ तो ये फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में तो बन नहीं पाएगा, तो गलती से abnormal कंपाउंड बनने लग जाएगा जिसका नाम है फिनाइल पायरूवेट। फिनाइल पायरूवेट बनेगा, फिनाइल पायरूवेट बनेगा। बच्चा ये जो फिनाइल पायरूवेट बना ये भी एक्सक्रीशन प्रोसेस को खराब कर देगा। ये फिनाइल पायरूविक एसिड या फिनाइल पायरूवेट को हमारे किडनी ऑब्जर्व करके रख नहीं पाएगा, जिसके वजह से जब ये हमारा यूरिन में क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिया एक फाउल स्मेल है, कोई ज़्यादा बदबू वाला चीज़ नहीं है, इतना बदबू नहीं है, इतना पॉइजनस भी नहीं है। लेकिन जब फिनाइल पायरूवेट किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा किडनी, एक्सक्रीट, ये सब वर्ड आए हुए हैं नीट में, एक्सक्रीट होगा तो जो यूरिन होगा वो मरा हुआ चूहा के जैसा बदबू आएगा, मरा हुआ चूहा यानी डेड माउस जैसा बदबू आएगा। ये भी एक एक्सक्रीशन का डिसऑर्डर है, यानी नहीं बनेगा तो खुद फिनाइल एलानाइन एक्यूमुलेट करेगा, डिजीज करेगा ब्रेन को। अगर कुछ और बन जाएगा तो वो किडनी द्वारा एक्सक्रीट होके आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम को भी खराब करेगा, बदबू आएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है, वो डिजीज है, फिर धीरे धीरे किडनी खराब हो सकता है। तो यही चीज़ों को जो मैंने आपको समझाया कैसे 12 नंबर क्रोमोसोम का जीन फंक्शन करेगा, तो अच्छी बात है बेटा। इसको कहते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब आप ऐसा खाना खाओ जिसमें फिनाइल एलानाइन कम हो। अगर आपको डिजीज है, आप हेल्दी रहना चाहते हो या आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होना चाहते हो, तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा फिनाइल एलानाइन ना हो। ये बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं सजेशन करते हैं। तो किस किस में फिनाइल एलानाइन नहीं होता है ज़्यादा, मटर वगैरह, पल्सेस वगैरह ज़्यादा। एक रेड मीट एंड पनीर, इन सबको अवॉइड करोगे तो आपके पास ज़्यादा फिनाइल एलानाइन नहीं रहेगा, तो उसके वजह से आपका जो पेशाब होगा वो ज़्यादा बदबू नहीं आएगा। दूसरी बात जो होगा आपका ब्रेन डैमेज से रुक जाएगा, ठीक है। आगे जब हमें यही बात को जो मैंने तुमको समझाया, यही समझाया हुआ चीज़ को मैंने एक पेज तो ले लिया था, इसी चीज़ को पहले मैंने क्या कर दिया था, इसमें से यही चीज़ को हमने इसके अंदर में रखा था। अब देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया नोट भी पहले से रखा हुआ है, लेकिन जो मैंने समझाया ना, इसमें जो मैंने समझाया, एक पेज लेके जो मैंने समझाया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रियल कंटेंट है। अच्छा, तो फिर आप अगर इसको नोट में देखना चाहोगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया तो ये होता है 12 नंबर क्रोमोसोम, सब कुछ बता दिया मैंने। खाली बच गया कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जैसे प्रीवियस तीनों डिजीज के मैंने कंडीशन बताया, डिजीज कैसे होता है, आप उसको पकड़ लेने से काम बन जाएगा। कभी भी भूल जाते हो, चैप्टर याद नहीं है, तभी भी नीट क्वेश्चन आपको याद रहेगा, बिकॉज इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो हमें 4 कंडीशन में डिजीज को करेंगे। तो पहला कंडीशन को अगर मैं दिखाऊं, बड़ा पी, अगर मैं कहूँगा छोटा पी, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होने की वजह से एक म्यूटेंट जीन होगा तो कैरियर होगा, 2 म्यूटेंट जीन होंगे तो डिजीज अफेक्टेड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये होता है अफेक्टेड है पेरेंट, ये होता है नॉर्मल पेरेंट, ये नॉर्मल पेरेंट है, ये अफेक्टेड पेरेंट है। मैंने गोला लगाया, मेल फीमेल मतलब अलग कहानी है, एक मेल लिया एक फीमेल लिया, गोला का मतलब नहीं कि दोनों फीमेल है। अच्छा, ये पी आया, इनमें से क्या होंगे ना, सारे बच्चे बड़ा पी छोटा पी होंगे, सारे बच्चे ऑल होंगे, ये ऑल होंगे, सारे कैरियर होंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया का कैरियर होंगे, इनको डिजीज नहीं होगा, इनका ब्रेन ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा
2 नंबर कंडीशन पे अगर हम देखेंगे बड़ा पी छोटा पी, क्रशिंग होगा बड़ा पी छोटा पी, इनमें से एक मेल एक फीमेल। मैंने खाली सर्कल लगाता हूँ, सर्कल का मतलब फीमेल नहीं है। एक मेल है, मैंने साइन मार दिया, साइन मार दिया, मेल फीमेल है। इनसे जो बच्चे होंगे, इनसे जो बच्चे होंगे बड़ा पी होगा, बड़ा कैपिटल पी सॉरी कैपिटल पी स्मॉल पी होंगे, फिर कैपिटल पी स्मॉल पी होंगे 2, और एक होगा स्मॉल पी, यानी इनको होगा डिजीज अफेक्टेड होगा, डिजीज अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड पर्सन्स हो जाएंगे। अब 3 नहीं होंगे, सेम बात मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, इनका परसेंटेज कितना होगा चारों में से, चारों में से एक्चुअली नहीं है, हमें ये नॉर्मल को छोड़ देते हैं। 3 में से 1 हो रहा है, यानी 2:1 रेशियो होता है, इसमें 33.33% होता है अफेक्टेड के लिए। हमें चारों में से 1 को नहीं सोचेंगे, अदरवाइज 25% हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये होता है प्लियोट्रोपिक जीन, ये लिथल जीन जैसा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे लिथल जीन में डोमिनेंट कैरेक्टर वाला येलो माइस को हमें कंसीडर नहीं करते थे, रेशियो 2:1 होता था, इसमें भी रेशियो 2:1 होगा। ये प्योर पेरेंट है, सिर्फ अफेक्ट या कैरियर को लेके ही हमें कंसीडर करते हैं। और भी कंडीशन इसके अंदर में हो सकता है, मैं मान लो और कंडीशन लेता हूँ इसके अंदर में। 3 नंबर कंडीशन के हिसाब से अगर हमें देखेंगे बच्चे, बड़ा पी अगर हमें ले लेंगे, छोटा पी ले लेंगे, अगर मान लीजिए अफेक्टेड दोनों ले लिया, तो फिर क्या हो जाएगा ना, सबसे पहले इनमें से बड़ा पी आएगा, वहाँ से छोटा पी आएगा, राइट। फिर यहाँ से तो हमेशा छोटा पी आएगा, फिर ये आएगा एक बड़ा पी, ये आएगा छोटा पी। अब ये दोनों छोटा पी, फिर आएगा छोटा पी। सवाल क्या होता है ना, 2 हो जाएंगे कैरियर, बाकी 2 हो जाएंगे अफेक्टेड, 2 हो जाएंगे अफेक्टेड। तो इस तरीका से आप अंदाजा लगा सकते हो। सवाल है कि इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, अगर यही लाइन तुमने पकड़ा, इसका मतलब है जहां भी सेक्स क्रोमोसोमल में रिसेसिव था, एक्स क्रोमोसोम में अगर जब दोनों म्यूटेशन हो के दोनों होगा तभी डिजीज होगा, एक होने से कैरियर होगा। ऑटोसोमल में सेम है, दोनों रिसेसिव होगा तो डिजीज होगा, एक होने से कैरियर होगा। अगर यही कंडीशन पता है तो आपका ये फ्लो चार्ट है, ये कोई चीज़ें हैवी नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अगर तुमने लेक्चर को ढंग से सुना, इस डिजीज के ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल आ गया कि हमें थोड़ा सा अगर इस बात को चेक करेंगे, हल्का फुल्का अगर थोड़ा इंटरनेट देखना चाहोगे तो मैं आपको इंटरनेट दिखा देता हूँ। फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में क्या कंडीशन है, देख लो। फिनाइलकीटोनुरिया का पेज खुल गया है, तो इसके अंदर में इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। जब फिनाइल एलानाइनी ब्लड में, ब्रेन में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जीन अपना एंजाइमी ना बनाया, PAH एंजाइमी नहीं बना, तो डिजीज सिम्टम दिखाई दे रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंट कम हो रहा है, ठीक है। अब आपको लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर बना देना, क्योंकि वीडियो जो होता है, जो देखता है, उनको लगता है कि उनको सब आ गया, लेकिन दिमाग जब लगाओगे वहाँ पर होता नहीं है, चलता नहीं है। सजेशन सही देने से पेरेंट और बच्चों को बुरा लगता है। आपको अगर थोड़ा कमजोर हो, जरूर बना देना आपका लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जहाँ बनता है। अभी देखो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम से, माइक्रोसेफाली ब्रेन छोटा होगा, बोल दिया मैंने। एपिलेप्सी मतलब मल्टीपल सीजर, फ्रीक्वेंट सीजर्स ब्रेन में होगा। इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट आ जाएगा आपके बॉडी के अंदर में, ब्रेन सही से सोच नहीं पाएगा, आपके मूवमेंट इरेगुलर रहेगा, आपका थिंकिंग इरेगुलर रहेगा, और क्या बोलते हैं, आपका बिहेवियर इरेगुलर रहेगा। बिहेवियर मेन पार्ट है। तो अगर हमें ये बात सब बता दिया, यही सब इंटरनेट में यही सब लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें इस हिसाब से है। अगर हमने थोड़ी इमेज के पास जाके चेक करेंगे तो कैसे कैसे बच्चे, देखो ब्रेन कैसे छोटा रहता है बच्चों का, है इस तरीक़ा से डिजीज वगैरह आप देख सकते हो। ये होता है हमारा कंसेप्ट। इस तरीक़ा से हमने डिस्कस कर दिया फिनाइलकीटोनुरिया। हमें नेक्स्ट वीडियो में अल्काप्टोन्यूरिया एंड जो सिलेबस में नहीं है उन डिजीज़ को एक लेक्चर में करके मैं फिनिश कर दूंगा। अब हो जाएगा जेनेटिक्स का ख़त्म। जेनेटिक्स ख़त्म का मतलब महाभारत ख़त्म हुआ है। अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे, सारे वीडियो को समझोगे, तो पता चलेगा
आपका एनसीईआरटी कितना घटिया तरीका से, मतलब जो अरेंजमेंट कर रखा है टॉपिक को, वो सही नहीं है। आप देखोगे आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जीन का जो इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी लिखा हो सकता है एनसीईआरटी में। मैंने एक बार तो एनसीईआरटी पढ़ा हूँ। तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस से जो डिजीज है क्वांटिटेटिव, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से एंड प्लियोट्रोपिक जीन जहाँ पर लिखा हुआ है उसका जगह क्या एनसीईआरटी जहाँ लिखा वही है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर खत्म होने के बाद फिर जीन इंटरेक्शन लिख रहा है। मैं ये बात तो एनसीईआरटी को चैलेंज देता हूँ, तो क्या आपने उन दोनों टॉपिक को सही जगह पे लिखा? आपने जो लिखा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी ने जो लिखा मुझे कोई मतलब नहीं है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जीन इनहेरिटेंस में आधा पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस से एक भी नहीं है उसमें। खैर वो अपना इशू है, वो जो लिखा वो वही बनाएगा, हमें उससे नहीं है। आता है एनसीईआरटी क्योंकि वो ऑथराइज्ड बुक है। सवाल है क्या वो जगह सही है? आपने खाना खाओगे अभी 3 दिन के बाद पानी पियोगे, मतलब आप लिंकेज क्रॉसिंग ओवर खत्म करने के बाद आप दोबारा जीन इंटरेक्शन के पास आ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? अगर बड़े बड़े अथर मिलके एनसीईआरटी बना रहे हैं, रिसर्च करके बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या है आप समझ लो। मैं नहीं कहूँगा। चलिए, अगर पूरे वीडियो मेरा देखोगे तो आपको लग जाएगा जेनेटिक्स में रियलिटी क्या होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।